स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, आप बोलेंगे कि हम ट्रेड तो करते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। इंडिया रशिया के बारे में पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ यार वो ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि रशिया ने हमारी हेल्प की, हमने रशिया की हेल्प की। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशन कैसा है, आप बोलेंगे अमेजिंग है। जितना अच्छा इंडिया रशिया का रिलेशन है उससे कहीं ज्यादा अच्छा चाइना रशिया का रिलेशन है क्योंकि वो इंटरनेशनल फोरम पे यूनाइटेड स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे को ट्रस्ट भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि रशिया का जो सीक्रेट सर्विस है, जैसे पहले केजीबी हुआ करता था, उसके बाद केजीबी जो है वो एफएसबी में कन्वर्ट हो गया, तो जो रशिया का एफएसबी है उसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट जो है एफएसबी का वो लीक कर दिया जाता है एक हैकर ग्रुप के द्वारा, और तब वो डॉक्यूमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स के पास आता है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो वेस्ट के इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर से इस डॉक्यूमेंट को चेक कराते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि जो रशिया का जो सीक्रेट सर्विस है, जो सीक्रेट पुलिस एफएसबी है, उन्होंने ये पाया है कि चाइना के द्वारा उनके ऑपरेशंस में जासूसी की जा रही है। जो रशिया यूक्रेन के अंदर में ऑपरेशंस कर रहा है, तो वेपन की जानकारी, सारे इंफॉर्मेशन की जानकारी चाइना जो है वो रशिया से ले रहा है। चाइना के एजेंट रशिया में तैनात हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और एफएसबी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाइना को एनिमी तक कहा है। अगर मैंने ये चाइना इज द एनिमी लिखा है तो सिर्फ मैंने अपने मन से नहीं, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में चाइना को एनिमी कहा है। तो क्या है ये सिनेरियो? क्या ये जो रशिया और चाइना के बीच में मिसट्रस्ट है, क्या आज की है या इसके पीछे हिस्ट्री है? क्योंकि हमेशा हिस्ट्री, अगर प्रेजेंट की सिनेरियो को समझना है तो आपको पास्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसी वजह से अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या मामला है और इसके पीछे जो हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे इनको भी हम देखेंगे। पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए एफएसबी का, ये देखिए बहुत सारे न्यूज में है, ये ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है कि वो कह रहे हैं कि जो एफएसबी है वो चाइना को एक एनिमी की तरह, एक सीरियस थ्रेट की तरह देखता है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो रशिया का मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में हो रहा है उसमें ऐसा माना जा रहा है, एक्यूज किया गया एफएसबी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाइना के ऊपर में कि चाइना जो है स्पाई कर रही है, वो देख रही है कि वेस्टर्न वेपन्स जो है वो रशिया के वेपन्स को कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं, रशिया का जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी चाइना को जरूरत पड़े तो वो इसी इंफॉर्मेशन का यूज कर सके। रिक्रूटमेंट तक कर रही है। देखिए जो रशियन ऑफिशियल्स हैं जो अब सर्विसेज में नहीं है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे किसी वजह से वो सर्विस में नहीं है, उसको चाइना जो है वो पैसे खिला रहा है। जर्नलिस्ट को लेके आ रहे हैं, रशियंस के एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं, मिलिट्री पायलट्स को लेके आ रहे हैं, रिसर्चर को लेके आ रहे हैं, ताकि जिन जिन लोगों को रशिया में कुछ भी एक्सपर्टीज है उसको वो चाइना में लेके आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो चाइना है वो चाहे F-35 हो, चाहे रशिया का सुखोई हो, उसको चाइना अपने देश में कॉपी कर लेता है। यूं रीजन इसके पीछे यही है कि जो भी लोग जो भी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों को चाइना अच्छे पैसे देकर के डायरेक्टली हायर कर लेता है। उसके बाद देखिए जो चाइना है वो ऐसे रशियंस को टारगेट कर रहे हैं जिनका स्पाउस, जो मतलब आप मान लीजिए कि किसी का पति या पत्नी चाइनीज है तो उसको वो टारगेट कर रहे हैं वीचैट के जरिए, जो कि बैन कर दिया गया इंडिया में, ताकि चाइना का इसमें हेल्प हो सके। कारण इसके पीछे बहुत सारा है। चाइना को, जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, और अभी रिसेंट में हमने देखा था कि कैसे एक उन्होंने मैप, पता नहीं क्या मैप था, जिसमें बिहार यूपी सबको जो है वो उन्होंने चाइना का पार्ट बताया था। तो इसमें अभी क्या है कि चाइना सेम काम रशिया के साथ भी करता है। चाइना कहता है कि जो रशिया का जो आउटर मंचूरिया है, जहां व्लादिवोस्तोक रीजन है, वो वाला जो पार्ट है वो चाइना का पार्ट है। क्यों कहता है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, ये हम देखेंगे। अब देखिए यहां पे आर्कटिक और सेंट्रल एशिया में जो चाइना स्पाई कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो चाइना कहता है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के, चाइना के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वहां जाते हैं या फिर रिसर्च पर्पस से जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं रिसर्च पर्पस से और यूनिवर्सिटीज के अंडर में, लेकिन वहां पे वो स्पाई कर रहे होते। किसका? तो नदर्न सी रूट का। ये नदर्न सी रूट क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अगर रशिया को सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब रशिया को अगर अपने देश के एक कोने से दूसरे ऑपोजिट कोने तक कोई सामान पहुंचाना है तो फिर रशिया के पास दो रास्ते थे।
पहले लैंड रूट था और दूसरा वो ऐसे पूरा यूरोप होते हुए, सुइज कैनाल होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए, इंडिया चाइना को क्रॉस करते हुए तब वो पहुंचेगा। लेकिन अब थैंक्स टू द ग्लोबल वार्मिंग और हम लोग, जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है, और आइस मेल्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा है कि रशिया अब एक ऐसा रूट बना रहा है जिसकी वजह से रशिया को पूरा ये वाला पार्ट कवर करते हुए ना जाना पड़े, इसीलिए इसको नदर्न सी रूट कहते हैं। लेकिन अभी रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगे हैं वेस्ट के द्वारा, जिसकी वजह से रशिया की जो कंपनी नोवाटेक है, जो इस नदर्न सी रूट को बना रही थी, उसको भी तो सप्लाई चाहिए ना, पैसे चाहिए, उसको भी एक्सपर्टीज चाहिए, उसके बाद बहुत सारा मटेरियल चाहिए जिससे वो रूट बना सके। तो इसी वजह से जो रशिया है वो चाइना का हेल्प लेता है, और चाइना इसी हेल्प के जरिए, माइनिंग के जरिए, यूनिवर्सिटीज के कवर लेते हुए उनके ऊपर में स्पाइंग कर रहा है। फिर ये रशिया का रिस्पांस क्या है? तो रशिया जो है वो इस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एंतांत 4, जिससे वो जो चाइना का जो एजेंट है ना, उनको वो अपने हिसाब से टैकल कर सके। तो उस मेमो में ये बताया गया है कि चाहे रशिया जानता है कि चाइना उनके ऊपर स्पाइंग कर रहा है, लेकिन फिर भी चाइना को वो ओपनली, ऐसा उनके ऑफिशियल्स को निर्देश दिया गया है कि चाइना को मतलब ग्लोबली, चाहे बाहर में पब्लिकली आप थ्रेट की तरह नहीं बोलेंगे। रीजन उसके पीछे ये है कि रशिया अब कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर में। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी हमेशा से कहते थे कि रशिया के ऊपर में जो सैंक्शंस लगे हैं, तो हम अपने दोनों जो दुश्मन है, उन दोनों दुश्मन को और ज्यादा यूनाइटेड कर रहे हैं, और अब तीसरे को भी कर रहे हैं, जो कि इंडिया। ये सिचुएशन था। यहां पे एफएसबी ने ये बताया है कि उन्होंने एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया था, जिसके तहत उन्होंने जो चाइना के जो एजेंट है उनको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी है। मतलब अब जो चाइना के जो एजेंट है वो रशिया के का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो रशिया की जो एफएसबी है वो क्या कर रही है? रोकने के बजाय इंफॉर्मेशन दे रही है। बस अंतर यह है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन से जाने दे रही है जिस इंफॉर्मेशन में रशिया के स्ट्रांग होल्ड हो, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके इंफॉर्मेशन को। और ये आसान था कि रशिया को पता है कि चाइना जो स्पाई कर रहा है, इसीलिए उसको वही इंफॉर्मेशन दो जिससे लगे कि रशिया जो है वो अपर हैंड है, ताकि हम अगर अपने किसी दोस्त का हेल्प किसी झगड़े में तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा दोस्त जो है उस झगड़े में स्ट्रांग है। अगर लगेगा कि वो हार जाएगा, फिर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हारने वाली टीम को कौन ही सपोर्ट करता है सिवाय आरसीबी के। खैर, अब देखिए इसके पीछे जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है वो क्या था। तो जो हिस्ट्री में देखिए, कभी भी प्रेजेंट को समझना हो तो हिस्ट्री के मतलब इवेंट्स को आप देखिए, एनालाइज कीजिए, आपको प्रेजेंट की सिनेरियो समझ में आ जाएगी। ये जो रशिया चाइना के बीच में मिसट्रस्ट है, ये आया कहां से? ये आया था 17th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी में चाइना के ऊपर में चिंग डायनेस्टी रूल करती थी, और जो चिंग डायनेस्टी है तभी से शुरू हो गया था इनका सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इवन रशिया हो या जापान हो, सब ने चाइना की जो है वो बहुत ज्यादा उन्होंने शोषण किया चाइना का, इसीलिए ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं। तो जब धीरे धीरे जब चाइना वापस आती है, क्योंकि इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में हमने तो ब्रिटेन फ्रांस का भी तो देखा ही, ओपियम वॉर होता है, फिर जापानीज जो है वो बहुत सारा अत्याचार करते हैं चाइना के ऊपर में। लेकिन रशिया क्या करती है इसमें, जब चिंग डायनेस्टी कमजोर थी तो जो मंचूरिया वाला पार्ट है ये इसको कैप्चर कर लेती है, और चिंग डायनेस्टी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि ये इस चीज को वापस नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइम पे तो चाइना कमजोर था, लेकिन चाइना के लोगों के अंदर यह चीज बस गया कि जो रशिया है हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाया है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम भी रशिया का इस चीज को बदला लेंगे। और आज तक जो आउटर मंचूरिया है वो रशिया का ही पार्ट है। अब देखिए, जब कम्युनिज्म पावर में आती है, मतलब 1949 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री होती है और कम्युनिज्म का स्थापना होता है चाइना के ऊपर में, तब रशिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि रशिया में ऑलरेडी कम्युनिज्म है स्टालिन के अंडर में, और चाइना में कम्युनिज्म की जीत हुई है। तो उसके बाद क्या होता है कि रशिया चाइना के बीच में सीनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो आता है, जिसके तहत रशिया जो है वो बहुत सारा सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकली भी हो या फिर मिलिट्री भी हो, मतलब सब तरीके से चाइना को हेल्प करता है, लोन वो प्रोवाइड करता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। और जो कोरियन वॉर जो था, जिसमें रशिया चाइना मिलके
यूएसए और वेस्ट से लड़ रहे थे, तो उसमें भी दोनों साथ में आते हैं। लेकिन सिनेरियो में टर्न आता है, सिचुएशन चेंज होता है। कब? जब स्टालिन का डेथ होता है। और स्टालिन के डेथ के बाद जो दूसरे रूलर होते हैं रशिया के, वो कौन होते हैं? तो निकिता खुर्चेव। तो ये खुर्चेव क्या करते हैं, एक सीक्रेट स्पीच देते हैं जिसमें ओपनली पब्लिक के सामने में वो स्टालिन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, डी स्टालिनाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें स्टालिन ने जो जो अप्रोच लिया था उस सारे अप्रोच को वो चेंज कर रहे हैं। मतलब स्टालिन जो रशिया के लिए इनफेलिएबल गॉड था, अब उसको वो फ्लॉलेस लीडर बता रहे हैं। देख सकते हैं आप पीछे मेरे जो इतने सारे पिक्चर्स हैं स्टालिन का पुतला के साथ कैसे किया जा रहा है। वो जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं सबको फ्री कर देते हैं, जो भी सेंसरशिप बैन लगा था, जो न्यूज पेपर वगैरह पे सेंसरशिप लगा था, सबको हटाते हैं। लेबर कैंप में जो जबरदस्ती लेबर्स के द्वारा काम कराया जाता था उनको भी फ्री कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लेते हैं जिसकी वजह से जो मासेस के अंदर में फियर था वो कम हो सके। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, अभी अगर किसी भी देश में अगर ज्यादा डर में लोग रहेंगे तो फिर उनका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो ऐसे स्टेप ले पा रहे थे ताकि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो रशिया का हो सके। लेकिन जब ये चीज माओ जेडोंग को पता चलता है चाइना में, तो माओ जेडोंग जो है वो स्टालिन के बहुत अच्छे दोस्त, तो वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि जो रूट था रशिया का कम्युनिज्म उसी को अब चेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध करते हैं और यहीं से जो है वो रिफ्ट की शुरुआत हो जाती है। फिर माओ जेडोंग भी जो है वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेते हैं, जिसकी वजह से रशिया भी नाराज हो जाता है, क्योंकि रशिया जो है वो चाइना के ग्रेट लीप फॉरवर्ड को रेकलेस कहता है। क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में माओ जेडोंग को पता था, छोटी सी इंफॉर्मेशन है देख लीजिए, कि माओ जेडोंग को पता था कि कोई भी देश तभी डेवलप कर सकता है जब उस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो स्टील के ऊपर में डिपेंडेंट हो। और इसी वजह से चाइना ने सोचा कि हमारा देश डेवलप करेगा जब हम स्टील की फैक्ट्रीज लगाएंगे। और स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे कैसे? इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जितने भी खेत थे जिनके ऊपर में लोग खेती करते थे उन सभी खेतों को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया और अब जो भी किसान थे उनको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बना लिया। एंड फिर टारगेट दिया गया कि तुम इतना फसल उगाओगे, इतना फसल उगाओगे, और जो बाकी लोग थे उनको वहां से हटा करके उनको स्टील फैक्ट्री में लगा दिया। अब स्टील फैक्ट्री कहां आएगा? तो बैकयार्ड फर्नेस जैसा टर्म जो है वो इसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड में आता है, जिसमें जो लोग थे, किसान थे, उनको स्टील बनाने दिया गया। वो अपने क्या करते थे, जिन लोग जो होते थे वो अपने घर में जो भी स्टील की चीजें होती थी उनको वो मेल्ट करते रहते थे ताकि वो स्टील का शीट बना सके और उसका अलग यूज किया जा सके। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड उन्होंने अच्छे इंटेंशन के साथ शुरू किया था, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से क्या हुआ कि अब जो ऑफिशियल्स थे उनको खेती का जो एग्रीकल्चर है इसका अच्छा डेटा प्रोवाइड करना था माओ जेडोंग को। इसी वजह से वो जितना प्रोडक्शन होता है इससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन बता करके माओ जेडोंग को खुश कर देते हैं। फिर माओ जेडोंग बोलता है जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो टैक्स तुम लेके आ जाओ इसमें से कुछ हिस्सा। तो वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ रहता है उसमें जो टैक्स होते हैं वो अपने हिसाब से काट लेते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग बचता है, जो टैक्स हटाने के बाद जो बच जाता है वो एक्चुअल में बहुत कम होता है, क्योंकि डेटा पे पेपर पे था कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं रहता है। और अगर एक्चुअली में प्रोडक्शन कम हुआ है और टैक्स डेटा पेपर के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जा रहा है तो टैक्स ज्यादा लिया जा रहा था और प्रोडक्शन कम था। तो इसी वजह से चाइना में 3 से 4 करोड़ लोग मारे जाते हैं इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से, जिसकी वजह से चाइना की क्रिटिसिज्म पूरे दुनिया में होती है और इवन रशिया तक जो है वो क्रिटिसिज्म करता है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी, जो चाइना के माओ जेडोंग है वो ऑलरेडी खुर्शेव को क्रिटिसिज्म कर सकते थे, किए थे। अब उसके बाद क्या होता है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस होता है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला जाता है कि जितने भी दुनिया में कम्युनिज्म, जहां जहां जिस जिस देश में कम्युनिज्म है उस देश के लीडर्स को बुलाया जाता है मॉस्को कॉन्फ्रेंस में। इसका इंटेंशन ये भी था कि जो चाइना की जो सरकार है और जो रशिया की सरकार है दोनों पैचअप कर ले, दोनों के बीच में जो रिफ्ट है उसको कम किया जाए, ये इंटेंशन था। पर यहां पे अलग ही सिनेरियो हो जाता है। चाइना अलग प्रोपेगेंडा फैलाता है, रशिया अलग प्रोपेगेंडा फैलाता है। दोनों जो हैं वो बाकी देश को ये प्रूफ करने की कोशिश करने लगते हैं कि कम्युनिज्म जो वर्ल्ड है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्ल्ड जो है, इसको लीड कौन कर रहा है? रशिया बोल रहा है हम कर रहे हैं, चाइना बोल रहा है हम कर रहे हैं। ये सिनेरियो होता है। तो इसी का ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि 1956 में यही सेम सिचुएशन होता है। सीक्रेट स्पीच में डी स्टालिनाइजेशन किया जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या कब आता है? जब
ग्रेटली फॉरवर्ड में जब वो क्रिटिसिज्म आता है तो फिर रशिया जो भी एजेंट भेजे हुए रहते हैं, जो चाइना की इकोनॉमी को देख रहा होता है, जो न्यूक्लियर असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है चाइना को, ये सब जो है वो वापस रशिया के द्वारा कर लिया जाता है। फिर पब्लिक रिफ्ट होता है जब वही मॉस्को वाला कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद 1962 के टाइम पे क्या होता है कि जब कोल्ड वॉर शुरू होता है तो अब सिनेरियो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि रशिया जो है 1962 हुआ था, जो चाइना के साथ इंडिया का युद्ध हुआ था, तो इसमें इंडिया का बाद में जाकर के इंडिया के साथ इनका क्लोजनेस बढ़ जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 1969 में जेनाबो आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें ये आइलैंड आप देख रहे हैं, ये वाला चाइना का जो मंचूरिया वाला पार्ट है, जेनाबो आइलैंड। अब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहां पे बाउंड्री ड्रॉ नहीं की गई है, क्योंकि नेचुरल बाउंड्री है, तो उस नेचुरल बाउंड्री की वजह से यहां पे दोनों के बीच में छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें दोनों तरफ से जो है वो कई सारे लोग जो हैं वो डजन जो हैं मतलब मारे जाते हैं। और ये पहला एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो प्रेजेंट वाले सिनेरियो में होता है चाइना और रशिया के बीच में। और ये उसूरी नदी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस तरह का ये है, देख सकते हैं नदी के बीच में एक ऐसा आइलैंड जैसा बना हुआ है, तो इस वजह से छोटे कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, 1970s में हमने देखा है कि जब 1971 का वॉर होता है तो रशिया इंडिया का सपोर्ट करता है। इसी वजह से जो यूएसए है, वो रशिया तो उसका दुश्मन था ही, इंडिया भी दुश्मन हो गया। अब जो है यूएसए क्या करता है, ये चाल चलता है, और निक्सन, जिसको मतलब इंडिया ने कोई रेस्पेक्ट नहीं दी, इज्जत नहीं दी, वो निक्सन जो है 1972 में बीजिंग जाता है, और बीजिंग में पहली बार यूएसए और चाइना एक साथ आते हैं, जिसकी वजह से ये रिफ्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, भगवान जाने इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि कुछ साल बाद ही जो है वो सोवियत यूनियन टूट गया। पर इसके बाद क्या होता है, 1980s के टाइम पे धीरे धीरे सोवियत यूनियन टूटने लगता है, और तब 1989 में गोर्बाचेव आते हैं बीजिंग, और तब जाकर के इनके बीच में जो रिफ्ट थी वो जाके खत्म होती है। उसके बाद तो हमको पता ही है कि क्या सीन होता है। नॉर्मलाइजेशन 1991 में जब पूरा सोवियत यूनियन टूट जाता है तो फिर सीनो रशियन बॉर्डर एग्रीमेंट रिजॉल्व किया जाता है। फिर 2004 में इसको जाकर के और अच्छा बनाया जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ गुड नेबरिंग एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन किया जाता है, जिसके तहत इकोनॉमी और मिलिट्री टाइज जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर जाकर के रशिया जो है वो चाइना का सपोर्ट करने लगता है। फिर चाइना जो है वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने लगता है। फिर 2010 के बाद जब हमने देखा कि 2014 में जब रशिया क्रीमिया को कब्जा लेता है, फिर यूक्रेन वॉर के साथ उलझ जाता है, तब जो रशिया का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि वेस्ट के वजह से वेस्ट जो है वो सैंक्शन से रशिया के ऊपर में लगा दिया होता है, तो चाइना का जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। पहले जो रशिया बड़ा भाई हुआ करता था, अब चाइना डोमिनेट कर रहा है अपने रिलेशनशिप में। अब देखिए इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो होता ही है कि रशिया का ऑयल गैस जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से रशिया जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना जो है वो रशिया का 2023 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है। मिलिट्री कोऑपरेशन तो होता ही है कि वेपन्स वगैरह जो है वो चाइना भेजता है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रशिया के पास वेपन भी है, थोड़े बहुत पैसे भी है, लेकिन जो नहीं है वो है अलाइनमेंट, क्योंकि सभी लोग बॉयकॉट कर रहे होते हैं रशिया का। तो फिर एक चाइना जैसी बड़ी कंट्री, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, इंडिया तो हमेशा अब्सटेन कर देता है, बट चाइना जैसी बड़ी कंट्री रशिया के सपोर्ट में होता है। और इसी वजह से चाहे वो नेटो हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो कोई भी ऐसा समिट होता है, उसमें चाइना जो है वो रशिया का बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, क्योंकि उनको पता है कि रशिया जो है वो डूबता हुआ सूरज है और हम उगते हुए सूरज हैं। ठीक है, सुबह और शाम एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है कि रशिया पहले डोमिनेट करता था, अब चाइना डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए चाइना सोच रहा है कि हम, जैसे इंडिया है ना, वो भूल भी जाता है जल्दी और माफ़ भी कर देता है जल्दी, पर चाइना जो है वो कभी ना भूलता है और ना माफ़ करता है। तो इसीलिए वो भी वेट कर रहा है। जैसे चिंग डायनेस्टी के टाइम पे चिंग डायनेस्टी कमजोर थी तो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब चाइना भी वेट कर रहा है कि कब रशिया और ज़्यादा कमजोर हो। चाइना चाहता है कि रशिया जो है वो और कमजोर हो, ताकि रशिया जो है उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि जिस दिन रशिया कमजोर होगा हम जो मंचूरिया वाला रीजन है वो कैप्चर करके ही रहेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्या आपको लगता है कि जितना मीठा मीठा रिलेशन उन दोनों का है ना, हनीमून पीरियड जो चल रहा है रशिया और चाइना के बीच में, क्या ये हनीमून पीरियड एंड होगा
और अगर होगा तो क्या उन दोनों के बीच में मिसट्रस्ट है? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, लाइक करो ताकि ये रीच जा पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।